स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस के। लगभग पिछले में हमने सारी चीज़ें कर ली थी, इन्वर्स कर लिया था और प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना सीख लिया था। अब आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं 12th का, डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों ही कोरिलेटेड चैप्टर हैं अलजेब्रा के पोर्शन में, 12th के सिलेबस में। तो डिटर्मिनेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके बोर्ड के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो आज अपन बेसिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट है क्या। हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रेक्टेंगुलर एरे, बट वी कैन नॉट गेट एनी फिक्स वैल्यू फ्रॉम एनी मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस इज ओनली अरेंजमेंट, नॉट ए फिक्स वैल्यू, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, तो उस प्रॉब्लम को अपन को सॉल्व करने के लिए एक और थोड़ा सा इजी प्रोसेस बढ़ा गया कि अरेंज तो हमने कर लिया, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप से कुछ मैट्रिसेस के लिए, पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिसेस की न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ए नंबर विच एसोसिएट, डिटरमिनेंट क्या है, ए नंबर विच एसोसिएट टू स्क्वायर मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए, इस तरह का सिंबल पर यूज करते हैं। मैट्रिक्स में हम ब्रैकेट ये यूज करते हैं, इसी को और डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरह, और डेल सिंबल, ये तीन नोटेशन अपने को मिल सकता है, मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डेल, तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एनी गिवन जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वैल्यू ऑफ 2/2 पहले फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 लेट ए इक्वल टू गिवन है अपने को ए बी सी डी। ध्यान दो, अभी ये क्या है, मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2/2। जब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो मेंशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मॉड का सिंबल, और इधर भी ये जो ब्रैकेट्स है ये हटेगा, इधर क्या लगेगा, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिसेस में अपन ने किया था। तो देखो a इंटू डी क्या है, ए डी, सी इंटू बी, बी सी लिख लो, सी बी, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ए डी माइनस बी सी क्या होगा, कोई नंबर सो में सारे उनको इंटू करेंगे, माइनस कर लेंगे, एक फिक्स नंबर मिल जाएगा जो कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंस में समझ में आया। मैट्रिसेस क्या है, वनली अरेंजमेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक नंबर जो कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल लेट बी इक्वल टू 5 3 2 4। ठीक, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको भी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर में रखो, 5 3 2 4 इक्वल टू, इंटू कैसे होगा, नॉर्मल क्रॉस, 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 20 माइनस 6 क्या मिला, 40। देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 40। ओके, अब अपन 2/2 को सॉल्व कर सकते हैं। 3/3 का देखो कैसे एक्सपेंशन करेंगे फॉर 3/3 मैट्रिक्स के लिए। लेट इसको रब कर दे रहा हूँ। थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स अगर है अपने पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई,
अब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक, इस पूरे को उसी ऑर्डर में लिख लो पहले, डी ई एफ जी एच आई। ठीक, अब जैसे अपन इसको 3/3 में सॉल्व नहीं करते, 2/2 में ही कन्वर्ट करके करना है। कैसे करना है, चाहे हम रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें चाहे कॉलम के अलॉन्ग। तो अलॉन्ग फर्स्ट रो, अलॉन्ग R1 अगर इसको एक्सपेंड करें तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है A, दूसरा एलिमेंट क्या है B, तीसरा एलिमेंट क्या है C। तो पहले A लिखो। ठीक है, अब A की पोजीशन जहां भी हो उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट नहीं लेने। A यहाँ पे है तो इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो। अब इसको दोनों छोड़ दें, देखो क्या बच रहा है ई एफ एच आई ना, यहाँ क्या आ जाएगा ई एफ एच आई। ठीक, फिर अगला एलिमेंट क्या है बी, अब बी लिख लो। अब बी की पोजीशन कहाँ है, देखो बी है इस फर्स्ट रो में और इस कॉलम में, इसको छोड़ दें तो क्या बच रहा है डी जी और एफ आई, डी जी एफ आई। लास्ट एलिमेंट अपना क्या है सी। ठीक, अब सी के साथ ये ऐसे ड्रॉप कर लो इसको, क्या बच रहा है डी ई जी एच, डी ई जी एच। अब ये हमने इनके बीच में साइन नहीं लगाया, देखो तो इसका जो एक्सपेंशन का साइन होता है ये फर्स्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। इस ऑर्डर में हम इनका साइन कन्वेंशन ध्यान देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या लगाएंगे नेगेटिव, इसको क्या लगाएंगे पॉजिटिव। अब ये वाला जो डिटरमिनेंट है किसका है 2/2 का है, इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे a, अब इसका इंटू करो ई आई माइनस एच एफ, ठीक, माइनस बी डी आई माइनस एफ जी प्लस सी डी एच माइनस जी। इस तरह लिख लिया। अब इसको ब्रैकेट को अंदर इंटू कर दो, ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस बी डी आई प्लस बी एफ जी प्लस सी डी एच माइनस सी जी ई। ये वैल्यू मिल गई अपने को। ठीक है, इस तरह से अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो सारे अल्फाबेट थे, ये भी प्लस माइनस नहीं हुए, लेकिन जो अपने को नंबर अगर यहाँ पे होगा तो उसकी क्या मिल जाएगी, ये सब प्लस माइनस होगी, कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। लेट अनदर एग्जांपल नंबर्स में ले लेते हैं। इफ b इक्वल टू 1 2 1 3 2 1 1 2 3, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ b। ठीक, अब देखो इसको अपने को इसी ऑर्डर में पहले एक्सपेंड करो। तो मॉड ऑफ b कितना हो जाएगा, इसको डिटरमिनेंट में लिखो 1 2 1 3 2 1 1 2 3। इस तरह अपन ने लिख लिया। अब एक्सपेंशन सबसे पहले किसे रो के अलॉन्ग करें, तो पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 के साथ 1 की रो हटा लो, ये कॉलम हटा लो, तो क्या बचा ये 2 और 1, इसका 2 और 3 ये एलिमेंट वाले। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो इसके साथ साइन क्या आएगा माइनस 2। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, इधर बचा 3, इधर 1 इधर 1 इधर 3 प्लस 1 के साथ 3 2 1 2, ये आया एक्सपेंशन अपना। अब इनको कैलकुलेट करते जाओ, 1 2 3 जा 6 2 1 जा 2 माइनस 2 9 माइनस 1 प्लस 1 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यहाँ से बचा 4, 4 इंटू 4 1 4, यहाँ 9 माइनस 1 8 8 2 जा 16, यहाँ पे 6 माइनस 2 4 4 1 जा 4, तो बचा कितना देखो 4 4 8 माइनस 16, वैल्यू कितनी आई -8 इज वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 इस तरह से ऑर्डर में अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब ये दो 2/2 का एक्सपेंशन होगा या 3/3 का होगा, 4/4 का भी हो सकता है, लेकिन अपने बुक के जो सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो 3/3 तक के क्वेश्चंस हैं। पहले 3/3 तक के आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब इसमें डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ।
एक इसी से रिलेटेड, इफ A is square matrix, A is square matrix of order n, ऑर्डर क्या होगा उसका n हो, then and लिख लो पहले, and k is any positive real number, पॉजिटिव नेचुरल नंबर रख लो, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a इज इक्वल टू k रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन समझ लो। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट को हम k से इंटू कर दें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जो एक्चुअल वैल्यू होगी पहले वाली वैल्यू से k रेज टू पावर n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी देख लो, एक एग्जांपल ले लो, लेट a इक्वल टू 3 1 2 4, ठीक, वेरीफाई दैट 3a इक्वल 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन इस टाइप का एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, उसी के समझने के लिए मैंने ये कंसेप्ट यहाँ बताया। अब ध्यान दो, इसमें सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लो सीधे सीधे, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, कितना आया 10 आ गया, ठीक। अब 3a की वैल्यू कितनी होगी, 3a के लिए मैट्रिक्स में जाएंगे, तो 3a का मतलब क्या, इस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब इसका डिटर्मिनेंट 3a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सीधे वैल्यू लिख दे रहे हैं, 12 9 जा माइनस 6 3 जा 80, बचा कितना देखो 0, 10 माइनस 1 9, ठीक। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 लिखा जा सकता है, तो 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 इंटू 10, किसकी वैल्यू आई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a की, डिटरमिनेंट ऑफ a। अब इसी को दूसरे ऑर्डर में क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। और 3 क्या था अपना देखो, k था, 3 से 9 किए अंदर, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3, और n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर इसका कितना है 2/2 है, तो 3 की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ a। ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो सीधे इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है। वेरिफिकेशन इस तरह है तो LHS और RHS दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक चीज और इसमें ध्यान देने के वाला है, इक्वेशन सॉल्व के लिए भी इस डिटरमिनेंट का यूज, जैसे फाइंड x if x minus 1 5 2 3 equal 3 5 1 0, ठीक, ये दोनों तरफ डिटरमिनेंट का सिंबल है। अब अगर रही बात अगर मैट्रिक्स की होती, मैट्रिक्स का सिंबल ब्रैकेट्स लगा होता, तो हम पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर करते, दूसरा दूसरे से करते, तीसरा तीसरे से करते, ठीक है। अभी ध्यान देखो तो तुम्हें लगेगा 2 यहाँ है 0 है तो वो बराबर इक्वल नहीं होगा, 3 है 1 है नहीं इक्वल होगा, 5 5 भर इक्वल है। लेकिन ये केस कहाँ देखते हैं, सिर्फ मैट्रिसेस में देखते हैं, मैट्रिसेस की इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए। यहाँ कौन सा सिंबल बना हुआ है, डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट के लिए कंपेयर नहीं करना, पहले वैल्यू निकालो दोनों की, दोनों डिटरमिनेंट की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसके बाद अपन उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसका इंटू इससे 5 इंटू x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल 3 5 जा 15 माइनस 1 इंटू 0 0, तो 5x माइनस 5 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 15, 5x इक्वल 15 प्लस 5 और प्लस 6, तो 5x is equal 26, then x is 26 divided by 5, that is answer। इस टाइप से अगर इक्वलिटी का क्वेश्चन डिटरमिनेंट में दिखता है तो क्या करना है, दोनों साइड का पहले डिटरमिनेंट की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उस सेपरेट वैल्यू को फिर इक्वेशन टाइप में कंपेयर करके
सॉल्व किया जा सकता है। तो ये 2 या 3 टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे फर्स्ट एक्सरसाइज के वो ये रहे। अब अपन को स्टार्ट करना है अगले एक्सरसाइज के लिए। बेस चीज़ आज तैयार करा देते हैं। मेन चीज़ें हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बोर्ड में इसी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से ही प्रूफ का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना है, फिक्स होता है, वो आना ही आना है। तो यहीं से अपन को इस चैप्टर पे ध्यान से कंसीडर करना है, ठीक है। ओके, चलो इसको रब करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पीछे अपन ने देख लिया क्या क्या चीज़ें, किस तरह से अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब अपने को देखना है कि किस तरह से अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके सारे जितने भी होंगे, ठीक है, उसको न्यूमेरिकल में अप्रोच कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ये है अपनी, ठीक, P1 P2 मैंने पहले ही लिख दिया है जिससे टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का। P4 P5 P6 ये 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन्हीं से अपन पूरे डिटर्मिनेंट्स के प्रूफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी क्या कह रहा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी, ये बात कह रहा है। अब इसका प्रूफ देख लो, क्या ऐसा होता है? नहीं तो वेरीफाई करके देख लो, ठीक है। फर्स्ट P1 का वेरिफिकेशन देखो, P1 ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो लेट कोई भी हमने ले लिया एक मैट्रिक्स 2x2 से समझ लो भाई ABCD, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हुआ, इसको पहले डिटर्मिनेंट में लिखो ABCD, वैल्यू कितनी आई AD माइनस BC, ठीक। अब क्वेश्चन प्रॉपर्टी कह रही है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी कब, जब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। तो कर दो R चेंज टू C, रो को कॉलम में करने को क्या बोलते हैं, R ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में पढ़ा है ना अपन कि रो में जो कुछ लिखा है उसको कॉलम में लिख दें तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज कितना हुआ, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, जो ऐसे लिखा है उसको कॉलम में कर देंगे, सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में कर देंगे, ठीक। तो एक नई मैट्रिक्स बन गई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल AC BD का डिटर्मिनेंट। अब इसका इनटू इससे यानी क्या मिला, AD B का C से BC। अब देखो दोनों वैल्यू AD माइनस BC यहाँ, AD माइनस BC यहाँ, तो क्या प्रूव हुआ कि जो A का डिटर्मिनेंट था वही किसका डिटर्मिनेंट होगा, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये अपनी है कि अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट चेंज, A का डिटर्मिनेंट इक्वल A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वेरीफाई हो गई। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कह रही है। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ इंटरचेंज, ठीक, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, ठीक है। इसमें और इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसमें क्या करना था, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते थे। यहां कह रहा है इफ एनी टू रो, यानी दोनों का या तो रो हो और कॉलम, किसी दो रो को आपस में बदल दिया जाए या किसी दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की साइन बदल जाएगा। यानी अगर प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा। अब इसका वेरिफिकेशन देखो क्या सही है, जैसे यही ए लिया अपन ने। अब इसका P2 के लिए सेकंड का वेरिफिकेशन, ए अपन ने ये मैट्रिक्स लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इफ R1 इंटरचेंज R2 कर दिया जाए, ठीक है, R1 और R2 को क्या कर दिया जाए आपस में
चेंज कर दिया जाए। ये कह रहा है किसी दो रो या किसी दो कॉलम को जब आपस में बदलेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निगेट चेंज हो जाएगा, साइन यानी मतलब जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन अपने को मिल जाएगा। तो इसको ध्यान देना है। तो चलो क्या करेंगे, मान लो नई मैट्रिक्स बन रही है, जब R1 और R2 को बदला तो R2 कहाँ चला गया, ऊपर, ये यहाँ, और AB कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आ रहा है, CD AB, वैल्यू कितनी हुई, इसका इससे इंटू BC, इसका इससे इंटू AD। अब अगर माइनस कॉमन लेते हैं तब मिलता है अपने को AD माइनस BC, यानी B का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या, निगेटिव ऑफ A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी जब हमने R1 और R2 की पोजीशन बदल दी तो जितना पहले डिटर्मिनेंट आ रहा था उसकी निगेटिव वैल्यू के बराबर दूसरे का डिटर्मिनेंट आया। यानी अपनी प्रॉपर्टी सही है ना कि अगर रो या कॉलम को हम आपस में चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब भी कहीं अपने को अगर रो और कॉलम को दो रो को ऊपर नीचे करना हो आपस में तो क्या करेंगे, बाहर साइन चेंज कर देंगे और ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी पे आओ। इसी तरह कॉलम को भी समझा देता हूँ पहले। देखो है, कॉलम को अगर चेंज करें, रो की जगह क्या चेंज करें, कॉलम को। मान लो C1 और C2 को आपस में बदल दें तो क्या होगा, C एक मैट्रिक्स बन गई मान लो, तो BD इधर आ जाएगा, AC इधर चला गया, BD इधर आया, AC इधर आया। अब इसका डिटर्मिनेंट BDAC, वैल्यू कितनी हुई, BC माइनस AD, माइनस कॉमन लिए तो मिला AD माइनस BC या माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी चाहे रो को आप आपस में इंटरचेंज करें, चाहे कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगा उसका साइन केवल चेंज होगा। अगर ये पहले मान लो -5 आ रहा था तो बाद में कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। पहले -5 आ रहा था, रो और को आपस में इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट निगेटिव साइन में आ जाएगी। यानी पहले प्लस होगा बाद में माइनस, पहले माइनस तो बाद में प्लस, ये चेंज होगा। ये कहती है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक, अब थर्ड पे चलो। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। यदि किसी भी, समझ लो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में, ठीक, कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, एक जैसे, यानी देखने में एक जैसे, मतलब क्या, हैविंग सेम एलिमेंट। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हों तो उसके डिटर्मिनेंट में वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड, और अभी जो बताएंगे फोर्थ। जिस भी क्वेश्चन में 0 प्रूफ करना है इन दो प्रॉपर्टी में से एक लगनी ही लगनी है। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेंट 0 2 में आ रहा है, देखो तो ये जिस भी क्वेश्चन में 0 आंसर लाना हो उसमें यही चीज प्रूफ करना है, या तो किसी दो रो के एलिमेंट अपने को क्या कर देने हैं, एक जैसे कर देने हैं, या तो दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे कर देने हैं। अब क्या होता है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन कर लो। थर्ड का, लेट A इज X, Y, Z, W, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हुआ, X, Y, Z, W, X इंटू W माइनस Z इंटू Y। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ जाओ। ये तो हो गया नॉर्मल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हों, मान लो इसी को हम बना दें दूसरी मैट्रिक्स, X, Y यहाँ है, X, Y यहाँ भी कर दें ना। ठीक है, यानी R1 एंड R2 एक जैसे अगर हों तब इसका डिटरमिनेंट देखो क्या आ रहा है, x का y से इंटू माइनस x का y से इंटू क्या मिला, 0। और यही ये कह रहा है कि अगर दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, कॉलम में 5 6 5 6, यहाँ पे देखो C1 एंड C2 एक जैसे हैं, 5 6 5 6, वैल्यू निकालो, 5 6 30, 6 5 30, वैल्यू कितनी
जीरो। तो देखो चाहे दो रो के एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, चाहे दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट की क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में जीरो प्रूफ करना होगा हम क्या प्रयास करेंगे, इस तरह से इनको चेंज करेंगे कि किसी दो रो के एलिमेंट एक जैसे हो जाएं या किसी दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, जिससे अपने को ये प्रॉपर्टी लगा के हम उसको जीरो लिख दें बगैर एक्सपेंशन के। ठीक, समझना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, किसी इस एलिमेंट यानी सारे एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक लाइन से एक तरफ जैसे जीरो हो जाए रो में, या इस तरह से पूरा एक कॉलम जीरो हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। देखो एक्सप्लेन करके इसको, ऐसे ले लिया अपन ने b इक्वल 0 0 0 a b c d e f। ठीक है, इक्वल टू क्या, ठीक। यहाँ देखो R1 के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो है, तो क्या इसकी वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी, चेक करना है। तो एक्सपेंड करो, जीरो के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ो, b e c f, माइनस जीरो के साथ a d c f, प्लस जीरो के साथ a b d e। अब अपने को पता है जीरो से किसी को इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी किसी भी रो में ऐसे या ऐसे सारे एलिमेंट अगर जीरो बन जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस क्वेश्चन में जीरो लाना है हम प्रयास करें कि कैसे एक लाइन में सब जीरो हो जाए, प्लस माइनस करके किस तरह से अगर हम जीरो बना दें तो एक लाइन में केवल, चाहे रो में चाहे कॉलम में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डायरेक्ट जीरो रख सकते हैं। बाकी चाहे दो लाइन में चाहे जो बने, केवल एक में अगर अपने को सारे जीरो मिल जाते हैं तो ये सारे क्या हो जाएगा, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चेंज कैसे करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस माइनस करके इंटू करके जो भी प्रोसेस था, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर किसी भी तरह से एक लाइन में सब जीरो बना ले हम तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट में, किसी रो में या किसी कॉलम में, ठीक है, टू और मोर टर्म्स प्लस या माइनस से लिखे हुए हैं, तो उसको अपन दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है a प्लस एल्फा b प्लस एल्फा सी डी। ठीक है, तो इसका अगर हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं तो a प्लस एल्फा सी b प्लस एल्फा डी, कैसे इंटू करोगे इसका इससे, तो d से a प्लस एल्फा माइनस सी का इसमें b प्लस एल्फा के साथ वैल्यू निकालो, क्या मिला, ए डी प्लस डी एल्फा माइनस बी सी माइनस सी एल्फा। ठीक है, ये वैल्यू है, छोड़ दो, चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, एक यहाँ डी का ए डी माइनस बी सी, एक प्लस और एक माइनस एक साथ, ए डी माइनस बी सी एक साथ कर दिया, और डी अल्फा माइनस सी अल्फा एक साथ। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसके अकॉर्डिंग आ जाओ कि अगर एक रो में या एक कॉलम में दो या तीन टर्म प्लस में लिखे हैं तो उनको अलग अलग कैसे करेंगे। इसी को देखो हम दो अलग अलग लिख सकते हैं, इसका पहला एलिमेंट सी, इसका पहला एलिमेंट डी, बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब दूसरा एलिमेंट एल्फा एल्फा सी डी, इस तरह से दो अलग अलग छोटे छोटे डिटरमिनेंट में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी फिफ्थ कह रही है कि अगर हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर मान लो एक्सपेंड नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो क्या करेंगे, उसको दो छोटे छोटे, अगर तीन टर्म है, मान लो अल्फा प्लस बीटा लगा हो, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा लगा हो, तो तीन बार, दो बार प्लस हो गए, यानी तीन टर्म हो गए, एक और डिटरमिनेंट बना लेंगे। अब देखो इसका वैल्यू क्या इसके इक्वल आती है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो।
AD इसका इससे माइनस BC प्लस D अल्फा माइनस C अल्फा। अब देखो यही वैल्यू आई है ना, AD माइनस BC D अल्फा माइनस C अल्फा। तो चाहे हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करें या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में रखे अगर हम सॉल्व करें, दोनों ही केस में अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, समझ आ गया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, इसको भी जल्दी ध्यान से समझ लो, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हर जगह यूज करते हैं। देखो ये सब चाहे जीरो बनाना हो चाहे आइडेंटिकल बनाना हो, करना यही पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर डिटरमिन the multiple of corresponding element of other row or column are added, then value of determinant unchanged। मतलब क्या है, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में मान लो यहाँ पे है A B C D हमने लिया, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, AD माइनस BC आ गया मान लो। तो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में each element of any row, किसी भी रो के सारे एलिमेंट को, ठीक है, द इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, किसी दूसरे रो के एलिमेंटों के साथ इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट चेंज। अब कैसे, मतलब सपोज ले लें हम R1, ठीक है, R1 में क्या किया जाए, R2 का मान लो 1 टाइम 2 टाइम इक्वी मल्टीपल आ जाओ, ठीक है, R1 और R2 के एलिमेंट तो प्लस करने जा रहे हैं, लेकिन इक्वी मल्टीपल वर्ड तो चाहे यहाँ 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे जो रख लो, हम यहाँ K रख ले रहे हैं। ठीक है, K किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। हम इस प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 3R2, R1 प्लस 5R2, R1 ये माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना, R1 माइनस R2 ले सकते हो, R1 माइनस 2R2 ले सकते हो, प्लस माइनस ये दोनों चलता है। ठीक है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो प्लस माइनस यहाँ कोई भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। अब इसको लगाएंगे तो ये बनेगा क्या, ध्यान से देखो, R किसमें लगा रहे हैं, इनटू होगा R2 में, ऐड किसमें करना है, R1 में, तो वैल्यू किसकी चेंज होगी, R1 की। तो R1 पहले जो है वो तो रहेगा A प्लस या माइनस जो भी है, ठीक है, K से इसमें इनटू करना है, तो K का इनटू इसमें किए तो क्या आया, KC। इसी तरह इधर आओ, B प्लस माइनस इसमें K से इनटू KD, ठीक है, और दूसरे में कुछ नहीं किए तो दूसरी वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब जस्ट अभी अपन ने पिछली प्रॉपर्टी जो पढ़ा कि बीच में अगर प्लस में टर्म दिए होंगे तो दो छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, बदल दो इनको पहले नंबर के साथ। ठीक है, A B C D प्लस माइनस जो भी है वो साइन, और यहाँ पे देखो सेकंड टर्म ले लो, KC KD CD। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, AD माइनस BC आ गई। अब इसमें देखो इस रो में क्या है, के दोनों में है, कि कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा CD। अब फर्स्ट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहती है थर्ड कि अगर किसी दो रो या कॉलम के एलिमेंट क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो वैल्यू 0। अब यहाँ देखो CD आ गया, R1 R2 इसके क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी दोनों इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी AD माइनस BC प्लस माइनस K इंटू 0, जिसका कोई मतलब नहीं। कितना बचा, AD माइनस BC, पहले भी वैल्यू कितनी थी, AD माइनस BC थी, तो सबसे ज्यादा इसी का अपन को यूज करना पड़ेगा। किसी को बदलना है तो काम इसी के अकॉर्डिंग होगा, लाना इन दोनों के अकॉर्डिंग पड़ता है, या तो आइडेंटिकल बन जाए या तो 0 बना ले। अब मान लो दोनों ना बन रहे हो तो क्या करते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये थी अपनी सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने समझा दिया। अब एक दो लॉ वाली एग्जांपल करा देते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपके प्रूफ वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक सीरीज एक पूरा लेक्चर उस क्वेश्चंस पे लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है पूरा डिटर्मिनेंट से लेके। तो
अगले लेक्चर में हम उसमें क्या लेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर अपन लेंगे। अब चलो एक दो क्वेश्चन अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं इस बेस पे, ठीक है, बेसिक रूल समझ में आ जाएगा। चलो फर्स्ट देखो जैसे है इवेल्युएट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक। फर्स्ट जैसे दे दिया 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86 इक्वल 0 प्रूफ का है, प्रूफ दैट, ठीक है। दूसरा एक ले लिया अपन ने, दो क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। x, y, z, a, b, c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c इक्वल 0, जैसे 0 प्रूफ करने वाले पहले यार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, नहीं सॉरी ये भी 0 ही लाना है, दोनों ही क्वेश्चन प्रूफ के हैं, प्रूफ दैट। इसको 0 ना देके इवेल्युएट भी कह सकता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले नंबर्स वाले में अपन सोचते हैं, ठीक है। तो लाना क्या है 0, तो एक चीज तो पक्का जान लो कि इसके चाहे एक रो में सब 0 बन जाएंगे या कोई 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट बराबर बनेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो कंफर्म है तो पहले सोचो कैसे 0 बनेंगे, चलो देखते हैं। अब यहां देखो 7 का टेबल में 7 9 जा कितना होता है 63 होता है, ठीक है। 7 9 जा कितना हुआ 63 हुआ ना। 8 9 जा कितना हुआ 72 हुआ। 9 9 जा कितना हुआ 81 हुआ। तो इसको पहले छोटा करते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो अलग अलग तरीके से हम समझा दे रहे हैं। पहला हमने लगाया ये का है C1, ये है C2, ये है C3, तो C3 टेंस टू C3 माइनस 9C2 कर देते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टी लास्ट में पढ़ा ना, लास्ट वाली कि किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम से इक्वल नंबर से इंटू करके हम उनको प्लस माइनस कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब इसको लगाएंगे तो क्या बना, देखो कौन नहीं बदलेगा, किसमें चेंज हो रहा है C3 में हो रहा है, ये दो नहीं बदलेंगे, इनको ऐसे लिख दो 2 3 5 7 8 9। अब इसको बदलो 65 माइनस 7 इंटू 9 63, ठीक। 75 माइनस 8 इंटू 9 72, 86 माइनस 9 9 जा 81, ठीक। अब आगे देखो 2 3 5 7 8 9, ठीक है, माइनस करो 2 3 और 5। अब ध्यान से देखो C1 और C2, अब इसको आगे एक्सपेंड नहीं करना, हाँ। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक। देयरफॉर दे आर इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। यही स्टेटमेंट लिख देंगे, C1 और C3 क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। विदाउट एक्सपेंडिंग ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख के अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या बनाया, देखो आइडेंटिकल बनाया। इसी में हम अगर 0 बनाना चाहते तो क्या करते, देखो, ठीक। हम एक दूसरी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। अब देखो इसके 9 टाइम्स को इसमें से माइनस करने में 2 3 5 बच रहा है, तो हम क्या करें, ठीक है, इसमें इसका 9 टाइम ऐड कर दें, एक प्रॉपर्टी ये लगा ले। मान लो ये अकल काम नहीं की, ये बात में नहीं आया। दूसरा देखो C1 टेंस टू C1 प्लस 9 टाइम ऑफ C2 अगर कर दे, ठीक है, या तो भी क्या होगा ये और ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। 0 बनाना है सीधे, तो क्या करो इसमें से इसका सीधे ये वैल्यू निकालो। अब इसी के आगे 0 अगर बनाना चाहते हो, मान लो आइडेंटिकल वाला प्रूफ नहीं समझ में आया,
तो क्या करो, C1 टेंस टू C1 माइनस C3 लगा दो। ठीक है, आइडेंटिकल मिल गया। 2 माइनस 2 यहाँ 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 7 10 9 0, 2 3 5। इसके आगे ये करके ये लिख सकते हो, ऑल एलिमेंट ऑफ C1 इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन में लगता है। हम चाहे यहाँ तक किए, अगर प्रॉपर्टी आ है C1 और C3 एक जैसे हैं तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मान लो ध्यान नहीं आया तो ये दोनों बराबर थे, इनको माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया तो यहाँ 0 आ गए। अब एक लाइन से पूरे अगर 0 हो गए तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, अपने पास पूरी की पूरी 0 होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ईच रो, एनी रो और कॉलम आर इक्वल 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होगी, 0 होगी। तो क्लियर हुआ। हम इसको इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ के 0 बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड इधर, ए बी सी इधर, इन दोनों का प्लस इधर, तो क्या करना पड़ेगा, चाहो तो इन दोनों को प्लस कर लो तो इसके बराबर आ जाएगा, या इसमें से इनको माइनस कर दो। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये सीधे हो गया, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 अगर लगा दें तो ये दोनों को प्लस करके इसे यहाँ लिखेंगे, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। यहाँ C2 में कोई चेंज नहीं, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। C1 और C2 क्या, C1 और C3 क्या हो गए, आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। दूसरी वैल्यू, चलो हम क्या करें, इनको इसमें माइनस कर करके छोटा करें। मान लो दिमाग काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, C3 टेंस टू C3 से मान लो हम C2 पहले माइनस कर दें। ठीक है, कुछ भी करोगे आएगा वहीं जाना है अपन को। तो ए बी सी, अब क्या होगा, इसमें से इसको माइनस किए तो x प्लस ए माइनस ए क्या बचा, x, y प्लस बी माइनस बी, y, z प्लस सी माइनस सी, z। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ भी C1 और C3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। अभी भी अगर मान लो ये दिमाग में नहीं आ रहा है बराबर हो गए, 0 होगा तो माइनस कर लो। C1 टेंस टू C1 माइनस C3, x माइनस x 0, y माइनस y 0, z माइनस z 0, a b c। ठीक, x y z। तो C1 ऑल एलिमेंट ऑफ C1 आर 0, देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। अब आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके प्रूफ के जो बोर्ड में आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मेन क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर्स का, बोथ मार्क्स का इस प्रूफ का एक क्वेश्चन आना होता है। ठीक है, तो अब आप लोग सीरियसली इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें। पहली एक्सरसाइज आपकी NCERT की पूरी बन जाएगी 3.1, जो कि बेस है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप लोग प्रयास करिए कि 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चन जितने बन जाएं वो आप कर लीजिए। जो नहीं बने उसको आप कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों से फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आने वाली सीरीज़ में हम JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टरों के, पहले बोर्ड लेवल के हम कुछ करा लें, फिर उसके बाद इन्हीं चैप्टरों के JEE मेंस एडवांस लेवल के ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपन इन्हीं क्वेश्चनों को शॉर्ट में कैसे करेंगे उसकी सीरीज लाने वाले हैं। तो तभी मन लगेगा मेरा बनाने में, वीडियोस टाइम लगता है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो आप सब लोग तय कर लो कि कम से कम 10 लोगों को वीडियो शेयर करना है। 10 अलग अलग, चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा हो, कोई भी हो, आस पड़ोस में कोई रहता हो। अब 9 to 12 हर क्लास के वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो प्रयास करिए कि आपकी पड़ोस में आपका कोई आपकी क्लास का नहीं है, 9th का होगा, 10th का होगा, 11th का होगा, उनको शेयर कीजिए। जो भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो, प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।